नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बात अमरनाथ की। अमरनाथ में रेस्क्यू से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको सबसे पहले बुलेटिन में बताते हैं। अमरनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। दरअसल भारी बारिश के चलते ऑपरेशन को रोका गया है और अभी भी 40 से ज्यादा लोग लापता है। अमरनाथ हादसे में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। परसों शाम 5:30 बजे बादल फटता है और कई लोगों के मरने की खबर भी लगातार ऐसे में आती रहती है। 16 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हो चुकी है। कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन फिलहाल के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। भारी बारिश इसकी वजह बना हुआ है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को यहाँ पर रोका गया है। लेकिन परसों शाम 5:30 बजे जिस तरीके से बादल फटा, तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीमें उतर गई। SDRF, NDRF, ITBP, साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस भी मौके पर पहुंची और लगातार सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पर जो सैलानी मौजूद थे उनकी भी सुरक्षा व्यवस्था की पुष्टि की गई। और अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन उन लोगों के लिए चलाया जा रहा था जिससे प्रभावित हुए हैं, फिलहाल के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया है। दरअसल भारी बारिश हो रही है और इस वजह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर रोका गया है। अमरनाथ से आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं कि यहाँ किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था और अब रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए को कुछ वक्त के लिए रोक दिया गया है। बारिश इसकी वजह बनी हुई है। ये तस्वीरें परसों शाम 5:30 बजे की है, जब बादल यहाँ पर फटा तो जल स्तर बढ़ गया और इसमें कई सैलानी भी बह गए, कई श्रद्धालु भी बह गए और 16 श्रद्धालुओं के निधन की पुष्टि भी हुई है। क्लाउड बस की इस घटना की वजह से वहां पर जो टेंट लगे हुए थे, लंगर लगे हुए थे, वो सभी बह गए। अमरनाथ गुफा के पास ही ये बादल फटा था। ऐसे में कई श्रद्धालु भी वहां पर मौजूद थे और ग्राउंड जीरो से अमरनाथ की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन फिलहाल के लिए इसे रोका गया है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिरकार अमरनाथ में स्थिति कैसी बनी हुई है। क्लाउड बस की ये जो नेचुरल डिजास्टर दरअसल आया है, उसकी वजह से स्थिति कैसी बन गई है, क्या कुछ स्थिति है, सब कुछ आपको समझाते हैं। तो अमरनाथ की ये तस्वीरें, अमरनाथ यात्रा पहले भी हुए हैं यहाँ पर बड़े हादसे। पहला बड़ा हादसा 1969 में हुआ। बादल फटने से 100 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत यहाँ पर हुई। 100 से ज्यादा श्रद्धालु, 1969 की ये बात है जब यहाँ पर बादल फटा था और श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। 2010 की बात करते हैं, गुफा के पास बादल फटा, कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन 2010 की ये बात है जहां बादल फटने से हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई जनहानि नहीं हुई। 16 जुलाई 2017 को श्रद्धालुओं की बस खाई में गिर गई, दर्जनों श्रद्धालु घायल हो गए। 2017 में भी इसी तरीके से यहाँ बस खाई में गिरी और श्रद्धालु घायल हुए। 2019 की बात करते हैं, यात्रा के दौरान करीब 30 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी अमरनाथ यात्रा के दौरान। 28 जुलाई 2021 को गुफा के पास बादल फटा, कई लोग फंसे, सभी को सुरक्षित निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और सभी को यहाँ पर सुरक्षित भी निकाला गया। तो इस तरीके से पहले भी ये घटनाएं होती रही हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा है। हालांकि आज ये रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है। बारिश ज्यादा हो रही है, इस वजह से इसे रोका गया है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, अमरनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन हालांकि फिर से शुरू हो गया है। खराब मौसम के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया था, लेकिन कुछ वक्त बाद ही इसे फिर से शुरू कर दिया गया है। भारी बारिश के चलते इसे रोका गया था और अभी भी 40 से ज्यादा लोग लापता है। अमरनाथ हादसे में अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है। अपडेट अमरनाथ से जुड़ी लगातार आपको बता रहे हैं। जहां पहले मौसम खराब था, कुछ वक्त के लिए अमरनाथ हादसे को लेकर के जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था उसे रोका गया था, लेकिन अब अपडेट तुरंत ये आ गया है कि ऑपरेशन फिर से शुरू हो गया है। खराब मौसम, भारी बारिश की वजह से इस रेस्क्यू अभियान को रोका गया था, लेकिन अब फिर से इसे पुनः चलाया गया है। और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा जुड़ गए हैं। गौरव, क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि बताया ये गया पहले मौसम खराब था, इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ वक्त के लिए रोक दिया गया था, लेकिन अब फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। और देखिए दोपहर करीब 2:40 के आसपास जो है वो काफ़ी तेज़ जो बरसात है
वो उस हिस्से में हुई, खास करके जिस हिस्से में बादल फटा था, जहां पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। तो जो हेलीकॉप्टर्स थे वो उड़ान नहीं भर रहे थे। लेकिन अब आपको दिखा दूं ये तस्वीरें, आसमान बिल्कुल साफ हो चुका है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो एक बार फिर से शुरू हो चुका है। हालांकि आज जो है तकरीबन 5 से 6 हेलीकॉप्टर जो हैं वो उड़ान भर रहे हैं। सुबह से ये चौथी पांचवी उड़ान जो है ये इस हिस्से की तरफ हुई है, क्योंकि लगातार 2:30 बजे से जो मौसम था वो खराब था और खराब मौसम के बीच में लगातार नीचे स्तर तक जाकर के हेलीकॉप्टर को उड़ा करके रेस्क्यू करना ये बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि जो विजिबिलिटी है वो लगातार बहुत कम बनी हुई थी। इसीलिए इस पूरे ऑपरेशन को रोका गया था कुछ देर के लिए। हालांकि इस ऑपरेशन को रोका गया था, हालांकि फिर से ऑपरेशन को शुरू कर लिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से स्थितियां बनी, खास करके अमरनाथ की अगर हम उस गुफा के आसपास की बात करें तो वहां पर इस तरीके के जो बड़े बड़े जो होल्डर आप दिखाई दे रहे हैं, ये पत्थर इस तरीके के टूटे हुए यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। इस तरीके के तमाम जो पत्थर हैं बड़े बड़े, वो टूट करके उस हिस्से की तरफ आ गए हैं जहां से जब यात्री यहां से निकलते हैं, जो पूरा जत्था निकलता है तो वो जत्था उस रास्तों से होकर के निकलता है। इसीलिए उन रास्तों को खाली करने की जो कवायद है वो की जा रही है। हालांकि एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, आसमान बिल्कुल जो साफ हो चुका है और इसी बेल्ट के तरफ लगातार जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो उड़ान भर रहे हैं, वहां पर पहुंच रहे हैं। हालांकि मौके पर अब से थोड़ी देर पहले यहां पर जो तमाम बड़े अधिकारी थे, खास करके अगर हम सीआरपीएफ की बात करें और एनडीआरएफ की बात करें, तो थोड़ी देर पहले ही वहां पर वो ग्राउंड पे पहुंचे थे और पहुंचने के बाद उन्होंने निरीक्षण किया। हालांकि अब बेहद आसमान साफ है, बरसात यहां पे अब नहीं हो रही है, क्योंकि लगातार हम 2 दिनों की बात करें, शुक्रवार की अगर हम बात करें तो शुक्रवार को भी मौसम बहुत अच्छा था। इसी वजह से जो रेस्क्यू का काम था आनन फानन में उसको शुरू किया गया। शनिवार की बात करें तो शनिवार को भी बारिश नहीं हुई थी, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज सुबह से ही कम से 2 से 3 बार जो बरसात है वो हुई, जिसकी वजह से यहाँ पर रेस्क्यू करने में लगातार दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन एक बार फिर से अब रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे शुरू हो चुका है। हमारे ऊपर से तमाम जो हेलीकॉप्टर्स हैं, कल तो सेना का जो हेलीकॉप्टर MI-17 उसको भी लगाया गया था। MI-17 के माध्यम से जो पार्थिव शरीर हैं लोगों के, उसको वहां से निकाला जा रहा था। और मलबे की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको दिखाया जिस हिस्से में मैं खड़ा हूं, इस तरीके के बड़े बड़े जो बोल्डर हैं वहां पर फैले हुए हैं और ये बड़े बड़े जो बोल्डर हैं इनको हटाने में काफी वक्त लगेगा। और जब ये बोल्डर हट जाएंगे उसके बाद से जो रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और खास करके मलबा जो है 4 से 5 फीट ऊपर जो पूरा मलबा है वो वहां पर पसरा हुआ है। मलबे के अंदर भी कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इसी वजह से जो लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन, लोगों की जान आफत में है, परिजनों को भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिंता है, फिक्र है कि आखिरकार कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा, जो लोग मिसिंग हैं वो मिल पाएंगे। तो ऐसे में स्पीड की अगर हम बात करते हैं, कितनी तेजी से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कितनी टीमें यहाँ पर उतारी गई हैं, एनडीआरएफ की हो, एसडीआरएफ की हो या फिर आईटीबीपी की हो? देखिए फिलहाल अगर बात करें जो सेना के जवान हैं उनकी संख्या तकरीबन 500 प्लस है, वहां पर उनको तैनात किया गया है। इसके अलावा अगर हम एनडीआरएफ की बात करें तो एनडीआरएफ की 2 दर्जन से ज़्यादा जो टीमें हैं मौके पर ग्राउंड पे काम कर रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एसडीआरएफ की टीम है, और अगर हम बात करें जेके पुलिस की, वो भी यहाँ पर तैनात की गई है। अब इस पूरे हिस्से में जो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि लोगों को खोजना, क्योंकि उसी के ठीक निचले हिस्से में मैंने पहले भी आपको तस्वीरें दिखाई थी कि जो सिंध नदी है वो बहती है और उसका जो बहाव था, बादल फटने की वजह से जो जल प्रवाह काफी तेजी के साथ हुआ था, इसके वजह से वहां पर सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल हो गया था। इस वजह से काफी ज्यादा टीमों को वहां पे लगाया गया था। फिलहाल अब नीचे के स्तर तक काफी हद तक रास्तों को साफ कर लिया गया है। इसी वजह से अगले 3 दिनों तक बाबा अमरनाथ की जो यात्रा है उसको रोका गया है। और जो लोग हैं यहाँ पर जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं उनको ये बाकायदे बार बार साइन बोर्ड की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो बसों के माध्यम से चाहे तो यहाँ से श्रीनगर की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। हालांकि कुछ श्रद्धालु ऐसे भी थे जिनसे मैंने बातचीत किया, उनका यही कहना था कि फिलहाल वो यहां से रवाना हो रहे हैं और जब फिर से सामान्य स्थिति होगी तो फिर से वो इधर लौट करके आएंगे। और यही हिदायत जो है लोगों के मन में परसों की घटना को लेकर के कहीं ना कहीं डर भी बहुत ज्यादा होगा कि आखिरकार हम यहां से किसी तरीके से सुरक्षित अपने घरों तक पहुंच जाए, अपने स्थानों तक पहुंच जाए। लेकिन ऐसे में कहा यह भी जा रहा था कि अमरनाथ यात्रा को जल्द शुरू किया जाएगा। क्या अभी श्राइन बोर्ड की तरफ से इसको लेकर के कोई जानकारी दी गई है कि अमरनाथ यात्रा आखिरकार कब तक के लिए रोकी गई है? देखिए फिलहाल इसको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के अंदर है कि कल अमरनाथ यात्रा को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल चीजें बहुत हद तक जो है अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं, लेकिन ये बात जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरीके की यहां पर स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए कह सकते हैं कि अभी फिलहाल 2 दिनों तक जो पूरा काम है ग्राउंड पे जो
यात्री जिस रास्ते जाते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें प्रोटोकॉल की, तो प्रोटोकॉल के तहत तकरीबन एक दिन में 10,000 लोग जो हैं वो बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं और 10,000 लोग नीचे उतरते हैं, यानी कि 20,000 लोगों का आवागमन जो है वो बना होता है। पहलगाम के रास्तों की बात करें तो वो 42 किलोमीटर का रास्ता है जहां से होकर के गुजरते हैं, दूसरा रास्ता 14 किलोमीटर का है जो कि बाल्टन से होकर के जाता है। तो यही दोनों मार्ग हैं। हालांकि मार्ग को पूरी तरीके से साफ किया जा रहा है ताकि आने वाले 24 घंटे के अंदर स्थिति अगर स्पष्ट हो जाती है तो यात्रा को कल देर शाम से फिर से शुरू किया जा सकता है। अगर मौसम सही रहा, मौसम ने साथ दिया तो वाकई में इस यात्रा को फिर से जल्द शुरू किया जाएगा। दुर्गम रास्ते हैं और इस वजह से जब बादल फटा तो रास्ते भी कई यहाँ पर टूट गए हैं। ऐसे में थोड़ा वक्त तो लगेगा आखिरकार इस यात्रा को शुरू करने में, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरीके से यहाँ पर चल रहा है अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। आईटीबीपी की तरफ से या एनडीआरएफ की तरफ से किसी की तरफ से इस बात को लेकर के कोई पुष्टि की गई है कि आखिरकार और कितना लंबा ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलने वाला है? देखिए फिलहाल ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन चूंकि इस ऑपरेशन को इसलिए अभी भी आगे चलाया जा रहा है क्योंकि जो 4 से 5 फीट जो मलबा है और क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ है और बहुत ज्यादा जो मलबा है वो ऊपर आ गया है और अंदर अगर कुछ लोग दबे हो सकते हैं तो उसको फिलहाल अब ऑपरेट किया जा रहा है कि अंदर तो कोई नहीं फंसा हुआ है। ये चीजें लगातार जो है एनडीआरएफ सुनिश्चित कर लेना चाह रहा है कि इस ऑपरेशन को अगर वो खत्म भी करना चाह रहे हैं तो पहले इस चीज को सुनिश्चित करेंगे कि मलबा हटाने के बाद यदि अंदर कुछ लोग फंसे हो, क्योंकि आज सुबह से 2-3 लोगों को निकाला गया है जमीन के अंदर से, मलबे के अंदर से उनको रेस्क्यू किया गया है और इसके लिए बाकायदे कुछ जो उपकरण है खास करके नई तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया जा रहा है। कुछ मशीनें जो है ऊपर पहुंचाई गई हैं। इसके अलावा जो एनडीआरएफ की टीम के जो लोग हैं वो इसी बात पर फिलहाल अभी फोकस कर रहे हैं कि जो गायब होने वाली स्थिति, यानी कि जो लोग यहां पर दर्शन करने आए थे और वो गुमनाम है, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है, ऐसे लोगों की तलाश उस हिस्से के तरफ किया जाए, क्योंकि वो जो पूरा हिस्सा है उस हिस्से में जब तक सर्च ऑपरेशन चलेगा तब तक ये नहीं कह सकते कि ऑपरेशन को आईटीबीपी हो या जम्मू कश्मीर पुलिस तो सभी कमर कस के मैदान पर उतरे हुए हैं। लोगों को बचाने के हर संभव प्रयास भी जारी है। बहुत शुक्रिया सटीक जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से गौरव आपका। और अब आपको दिखाते हैं कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर घटनाएं पहले भी होती रही हैं, आतंकी घटनाएं भी होती हैं। अमरनाथ यात्रा सबसे ज्यादा एक ऐसी सेंसिटिव यात्रा है जहां हर वक्त घटनाओं का दौर शुरू रहता है। 1993 की अगर बात करते हैं तो 3 श्रद्धालुओं को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया था। इसको लेकर के भी सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद की जाती है। 1994 में 2 श्रद्धालुओं को आतंकियों के हाथों जान गंवानी पड़ी थी। साथ ही 1995 और 1996 में श्रद्धालुओं को निशाना बनाने की आतंकी कोशिश हालांकि नाकाम रही थी। बात करेंगे 2000 की, जहां आतंकियों ने पहलगाम बेस कैंप पर अटैक किया, 35 लोगों की मौत हो गई। तो इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था को हालांकि हर बार कोशिश की जाती है तगड़ा किया जाए, लेकिन ये घटनाएं होती हैं। 2017 की बात करते हैं, आतंकियों ने श्रद्धालुओं की बस को टारगेट बनाया था, 7 लोगों की मौत हो गई थी। अमरनाथ यात्रा सबसे ज्यादा सेंसिटिव यात्रा है जहां लगातार इस तरीके की घटनाएं भी देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ पर अब बादल फटा है तो उसकी वजह से स्थिति और काफी ज्यादा विकट हो गई है। बात करेंगे श्रीलंका की। श्रीलंका को लेकर के बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, श्रीलंका के हालात पर विदेश मंत्री का बयान सामने आया है। श्रीलंका के हालात पर हमारी नजर है, एस जयशंकर ने यह बयान दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि श्रीलंकाइयों को हर संभव मदद करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एस जयशंकर, जो कि ये कह रहे हैं कि हमारी नजर है जो कुछ भी वहां हो रहा है। श्रीलंका के हालात पर विदेश मंत्री ने यह बयान दिया है कि हमने हालात पर नजर बना रखी है और वहां के लोगों को जिस तरीके की मदद की आवश्यकता है हर संभव मदद भारत करेगा। तो श्रीलंका के हालात पर विदेश मंत्री का बयान सामने आया है। एस जयशंकर का कहना है कि हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं और जिस भी तरीके की मदद की आवश्यकता होगी वो हम देंगे। राष्ट्रपति भवन में किस तरीके से कल प्रदर्शनकारी घुस गए थे, न्यूज इंडिया पर तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी सबसे पहले कि किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के बेडरूम तक घुस गए थे, सेल्फी लेते हुए नजर आए थे, जिम में भी देखते हुए नजर आए थे और साथ ही स्विमिंग पूल की तस्वीरें भी सामने आई थी। विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जबरदस्त हो रहा है और अब ऐसे में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सामने आया है कि श्रीलंका के हालात पर नजर है और जो भी मदद चाहिए होगी वो हम देंगे। श्रीलंका को जो भी मदद चाहिए होगी वो भारत के द्वारा मुहैया कराई जाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये बयान। On Sri Lanka, we have been very supportive of Sri Lanka and we are trying to help, and we are always very helpful where they are concerned, but they are right now working through their problems, so we have to wait and see what.
श्रीलंका के हालात पर नजर बनाई रखी है। एस जयशंकर का बयान हमने आपको सुनाया। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो भी मदद की आवश्यकता होगी वो हम करेंगे, श्रीलंका को हर संभव मदद दी जाएगी। लेकिन ये तस्वीरें भी देखिए कल की है। विरोध प्रदर्शन जिस तरीके से यहाँ पे हो रहा था उसके लिए यहाँ पर आंसू गैस भी छोड़ी गई है और साथ ही प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने की कोशिश भी की गई है। आज की ये तस्वीरें हैं जहां प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने की कोशिश की गई है। हालांकि इस दौरान गोलीबारी भी हुई है, गोलियां भी चलाई गई हैं, लेकिन कल की जो तस्वीरें थी वो काफी दहशत भरी थी, जहां प्रदर्शनकारी सीधे राष्ट्रपति के बेडरूम तक घुस गए थे और वहां से तस्वीरें खींचते हुए नजर आए थे। श्रीलंका में आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और इसी वजह से लोगों में आक्रोश है। पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति 13 जुलाई को अपना पद छोड़ेंगे और ऐसे में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान state. And that's not a very good thing. That's not good for us. Frankly, as somebody who's very fond of Sri Lanka, it pains me to see what is happening in Sri Lanka. But who's going to fix this? And we don't have any clear answers on that. Just a thought on the protests which took place yesterday, and they ended up burning the house of the Prime Minister, also barraged into the presidential residence. The anger displayed by the mob. What are your thoughts on that, and how do you look at it? Look, I completely understand the anger being faced by the mob. Look, it's one thing for people who are desperately poor and things deteriorate. Once you are that poor, how much worse can things become? But Sri Lanka was not like that. People in Sri Lanka had a pretty good living standard. Now in retrospect, you might say that they were living beyond their means. But the fact of the matter remains that their living standards were fairly high. Now, for those people to suddenly be reduced to penury, it is one thing for somebody who's already poor to remain poor, but it's something quite different for somebody who's in the middle income group to suddenly get into a kind of a poverty trap. और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीलंका से फिर एक नई तस्वीर सामने आई है। सामने आई है, परिवार के संग राष्ट्रपति भवन लोग पहुंच चुके हैं। सेल्फी लेने में व्यस्त दिखे हैं लोग। तो देखिए तस्वीरें भी लगातार राष्ट्रपति भवन से सामने आते जा रही हैं। कल भी ये तस्वीरें सामने आई थी, आज फिर ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां परिवार के साथ राष्ट्रपति भवन लोग पहुंच रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं। स्थिति बेहद खराब, बेहद नाजुक और ऐसे में प्रदर्शनकारियों का गुस्सा चरम पे। राष्ट्रपति भवन लोगों का पहुंचना जारी है। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, प्रदर्शन की ये तस्वीरें भी देखिए। लोगों के मन में जिस तरीके से यहाँ गुस्सा है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस बीच 13 जुलाई को राष्ट्रपति ने इस्तीफा देने की बात भी कही है। वहीं प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। रानिल विक्रमसिंघे ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो श्रीलंका संकट में है, जहां लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये तस्वीर देखिए, श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन की ये तस्वीर है, जहां लोग पहुंचे हुए हैं और फैमिली के साथ पहुंचे हुए हैं, फोटोज लेते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए अब आपको वीडियो कॉल पर समझाते हैं कि आखिरकार श्रीलंका में हालात किस तरीके से बने हुए हैं, स्थिति क्या है, समझिए। श्रीलंका में गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। लोगों के मन में भयंकर गुस्सा है, सड़कों पर उतरे हुए हैं। प्रेसिडेंट हाउस पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा भी देखने को मिला है। कल भी वो तस्वीरें न्यूज इंडिया पर हमने आपको दिखाई थी, आज भी वही तस्वीर है। राष्ट्रपति आवास छोड़कर भागे हैं राजपक्षे, जो वहां के राष्ट्रपति है वो भाग चुके हैं। गाल स्टेडियम के पास जनता का तांडव भी देखने को मिला है, वहां मैच भी चल रहा था और ऐसे में वहां पर भी तांडव देखने को मिला है लोगों का। 7वें आसमान पर महंगाई है, महंगाई समझिए। एलपीजी सिलेंडर 2400 में श्रीलंकाई रुपए में मिल रहा है, 2400 श्रीलंकाई रुपए पहुंच गई है कीमत। मिल्क पाउडर 1700 श्रीलंकाई रुपए प्रति किलो
कीमत हो गई है यहाँ पर। 1 किलो चावल की कीमत 200 से 250 श्रीलंकाई रुपए हो गई है। श्रीलंकाई रुपए में ही हम आपको ये कीमतें बता रहे हैं, जबकि 1 किलो गेहूं के दाम 170 से 210 श्रीलंकाई रुपए हो गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, साथ ही पैसे भी नहीं है, और ये गुस्सा इसी बात का है। यही वजह है कि लोग राष्ट्रपति के बेडरूम तक पहुंच गए हैं। 1 किलो गेहूं के दाम 170 से 210 हो गए हैं। इसी तरीके से एलपीजी अगर सिलेंडर की हम बात करते हैं तो एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी भारी इजाफा हुआ है। 2400 श्रीलंकाई रुपए हो गए हैं वहां सिलेंडर्स के दाम। मिल्क पाउडर की कीमत 1700 रुपए प्रति किलो हो गई है, और ऐसे में 1 किलो गेहूं के दामों की अगर बात करते हैं तो 170 से लेकर के 210 रुपए तक हो गई है ये कीमत। और इसी तरीके से यहाँ कीमतों में भी इजाफा होते जा रहा है। आर्थिक स्थिति खराब है, इस वजह से लोगों में गुस्सा है, और वही हम आपको वीडियो वॉल के जरिए समझा रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पर किस तरीके से ये महंगाई बढ़ते जा रही है और साथ साथ लोगों का गुस्सा भी। बात कश्मीर की। कश्मीर में लगातार हो रही हिंदुओं की हत्याओं के विरोध में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया है। साथ ही कश्मीरी हिंदुओं को हथियार देने की मांग की गई है। आपको बता दें कि यह प्रदर्शन नवीन जय हिंद के नेतृत्व में किया गया है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि सभी कश्मीरी पंडितों को फिर से जम्मू कश्मीर में विस्थापित किया जाए, और अगर सरकार ऐसा नहीं कर सकती तो उन्हें AK-47 राइफल्स दी जाए। सुनिए। कश्मीर के अंदर लगातार कश्मीरी हिंदुओं की हत्या की जा रही है, उसके लिए जो है नवीन जय हिंद ने एक बड़ा प्रदर्शन किया है। क्या मांग कर रहे हैं नवीन जी? आप तो सीधा कह रहे हैं कि कश्मीरी हिंदुओं को AK-47 दे दे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान से आगे AK-47 लेके निर्दोष लोगों को मार के चले जाते हैं, नहीं अच्छे लोगों को। तो आम इंसान को भी तो दी जा रही है ना, पिस्टल रिवॉल्वर बंदूक दी जा रही है ना। तो हम ये कह रहे हैं उनको AK-47 का लाइसेंस दे दो, क्या प्रॉब्लम है? उनको प्रशिक्षण दो ताकि अपनी सुरक्षा खुद कर लें। सरकार तो सुरक्षा कर नहीं पा रही है। और उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, सलवा जुडूम के दौरान नक्सलियों के खिलाफ दिए गए थे ना हम लोगों को, आपको जरूर जानकारी होगी। तो वही हम कह रहे हैं, वो तो हमारे ही देश के लोग थे नक्सली, तो ये तो पाकिस्तान से आगे मार के चले जाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन वहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस भी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, तो क्या वहाँ के लोग अभी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे? सरकार ये कहती है कि हम सबको पुलिस और फोर्स नहीं लगा सकते, तो हर परिवार को 47 तो दे सकते हैं। वो तो कमी नहीं होगी ना देश में, वो अपनी सुरक्षा अपने आप कर लेंगे। तो क्या आप ये भी मांग करें कि सबको लाइसेंस के थ्रू AK-47 दें? हाँ, लाइसेंस ही तो कह रहा हूं मैं, लाइसेंस भी, प्रशिक्षण भी दे, ट्रेनिंग भी दे। तो देखिए, ये नवीन जय हिंद है जिनके नेतृत्व में एक बड़ा जो प्रदर्शन है वो यहाँ किया गया। और तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर भारी संख्या में जो लोग हैं वो हाथों में जो आर्टिफिशियल जो फरसा है या फिर जो AK-47 है वो लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। और नवीन जय हिंद ने साफ तौर पर ये मांग रखी है कि या तो कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ पर फिर से विस्थापित करे, या फिर सभी कश्मीरी हिंदुओं को AK-47 केंद्र सरकार दे ताकि वो अपनी खुद की सुरक्षा कर सके। कैमरा पर्सन मनीष के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।